Good morning. Am I audible? Good morning all. Okay. चलो कल के क्लास में कोई डाउट था? क्या क्या लिया था हमने कल के क्लास में? टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड लिए थे हमने, और टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड में हमने अलग अलग टाइप के सॉलिड्स देखे थे। एक बार कल क्या लिया था हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं और फिर आगे का देखते हैं, ठीक है? So can you see here? Okay. सो कल हमने क्या क्या लिया था? हमने लिया था सॉलिड स्टेट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड लिए थे। सो दे हैव डेफिनाइट वॉल्यूम, मास, वॉल्यूम एंड शेप। शॉर्ट इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस होता है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो होते हैं वो स्ट्रांग होते हैं। एंड कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल एटम हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, आयंस हो सकते हैं। दे फिक्स्ड पोजीशन के ऊपर ऑसिलेट करते हैं, वाइब्रेशन करते हैं। पोजीशन फिक्स होता है, बट फिक्स वही पोजीशन के पास वही वाइब्रेट करते हैं, ठीक है? दे आर इनकम्प्रेसिबल एंड रिजिड। कंप्रेस नहीं हो सकते हैं, रिजिड होते हैं। और इनकी डेंसिटी हाईएस्ट होती है अमंग एज कंपेयर टू लिक्विड एंड गैसेस। सॉलिड की डेंसिटी क्या होती है? सबसे ज्यादा होती है। एक्सेप्शन होता है वाटर का। देन टाइप्स ऑफ सॉलिड में हमने देखे थे मेन टाइप्स क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड एमॉर्फस सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होते हैं शेप में डेफिनाइट ज्योमेट्रिकल शेप होता है, तो एमॉर्फस इरेगुलर शेप होता है। मेल्टिंग पॉइंट यहाँ पे शार्प होता है, यहाँ पे रेंज होता है। रेंज ऑफ मेल्टिंग पॉइंट विल बी देयर। क्लीवेज जो होता है, क्लीवेज बाय दी और ब्रेकिंग बाय दी शार्प एज टूल होता है, तो यू कैन स्प्लिट इनटू टू पीसेस विथ ए प्लेन एंड स्मूथ सरफेस में होता है। तो यहाँ पे इरेगुलर सरफेस होता है, ठीक है? अनआइसोट्रॉपिक नेचर शो करते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड, और ये जो होते हैं अमॉर्फस सॉलिड आइसोट्रॉपिक इन नेचर। अनआइसोट्रॉपिक मतलब प्रॉपर्टीज डिपेंड ऑन द डायरेक्शन। डिफरेंट डायरेक्शन में जाओगे तो डिफरेंट प्रॉपर्टीज होती है। आइसोट्रॉपिक मतलब ऑल द डायरेक्शन सेम प्रॉपर्टीज, ठीक है? नेक्स्ट नेचर होता है इनका, तो दे आर कंसिडर्ड एज ए ट्रू सॉलिड व्हाइल दीज आर कंसिडर्ड एज ए सूडो सॉलिड। एक्चुअल में ये सॉलिड होते नहीं है। एग्जांपल में होता है इनका, अच्छा, रेंज, तो ऑर्डर ऑफ द अरेंजमेंट ये लॉन्ग रेंज ऑर्डर फॉलो करते हैं, व्हाइल दीज आर दी शॉर्ट रेंज ऑर्डर। एग्जांपल होता है इनका NaCl, KBr, आइस। तो शॉर्ट रेंज का ऑर्डर, सॉरी, अमॉर्फस का एग्जांपल है ग्लास, ठीक है? क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। फिर क्रिस्टलाइन सॉलिड में क्लासिफिकेशन अगर करते हैं तो चार इंपॉर्टेंट टाइप्स होते हैं डिपेंडिंग ऑन द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल कौन से है उसके ऊपर ये डिसाइड होता है। तो मॉलिक्यूलर सॉलिड, आयोनिक सॉलिड, मेटालिक सॉलिड एंड नेटवर्क सॉलिड। मॉलिक्यूलर सॉलिड मतलब कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो अलग अलग तीन इंपॉर्टेंट टाइप्स है इसमें, नॉन पोलर, पोलर एंड हाइड्रोजन बॉन्डेड। नॉन पोलर में क्या आता है? फिर नॉन पोलर में H2, I2, Ar, और यहाँ पे क्या होता है? वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होते हैं। इन वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को हम क्या बोलते हैं? डिस्पर्शन फोर्सेस, या फिर उनको बोला जाता है लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस, ठीक है? तो ये होते हैं आपके मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। मॉलिक्यूलर सॉलिड्स में ये बहुत ही ज्यादा वीक होता है, तो देयर नेचर इज सॉफ्ट, सॉफ्ट नेचर के होते हैं, वेरी। देन मेल्टिंग पॉइंट इज वेरी वेरी लो होता है। इंसुलेटर और इलेक्ट्रिकल, इंसुलेटर ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, कोई इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होती है। देन वी केम टू द पोलर सॉलिड्स। पोलर सॉलिड्स में पोलैरिटी होती है।
एक मॉलिक्यूल का पॉजिटिव पोल दूसरे मॉलिक्यूल के निगेटिव पोल के साथ अट्रैक्ट होता है, दूसरे वही मॉलिक्यूल का निगेटिव पोल दूसरे के पॉजिटिव पोल से अट्रैक्ट होता है। तो इस प्रकार ये पोलर बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, दैट इज कॉल्ड एज इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। क्या होते हैं इनमें? डायपोल डायपोल अट्रैक्शन बोलते हैं इसको, ठीक है। तो पोल्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन डिफरेंट पोल्स, पॉजिटिव एंड नेगेटिव पोल्स को हम बोलते हैं डायपोल डायपोल अट्रैक्शन। ये भी सॉफ्ट होते हैं, इंसुलेटर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती है और इनका भी मेल्टिंग पॉइंट कम होता है। ओके, हाइड्रोजन बॉन्डेड सॉलिड्स क्या होते हैं? फिर इनमें जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है दैट इज इंपॉर्टेंट, हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड के डेफिनेशन में क्या आता है कि हाइड्रोजन किसको अटैच्ड होना चाहिए? इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम को अटैच होना चाहिए एंड अट्रैक्टेड बाय द अनदर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। तो ये दो चीजें, दो कंडीशन फॉलो होगी तभी हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। और इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जनरली कौन से होते हैं? FON। FON मतलब फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन। तो वाटर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, HF में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, NH3 में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। तो दीज आर द डिफरेंट हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जांपल्स। ओके, तो इनमें अगर हम ये देखते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो हाइड्रोजन बॉन्डेड में सबसे ज्यादा होता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, देन पोलर में आता है और लास्ट में आता है नॉन पोलर में। तो मेल्टिंग पॉइंट भी यही ऑर्डर फॉलो करती है, हाइड्रोजन बॉन्डेड सॉलिड्स की सबसे ज्यादा होती है, देन पोलर की एंड देन नॉन पोलर की। मेल्टिंग पॉइंट जनरली इनका भी लो ही होता है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, ये भी इंसुलेटर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। फिजिकल नेचर इनका हार्ड होता है, दीज आर हार्ड इन नेचर। आइस पता है आपको, आइस इज ए हार्ड इन नेचर, ठीक है। तो दिस वे। नेक्स्ट, आयोनिक सॉलिड्स। आयोनिक सॉलिड्स क्या होते हैं? तो आयंस, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होते हैं? यहाँ पे आयंस होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव आयंस, Mg पॉजिटिव, O2 नेगेटिव, Mg2 पॉजिटिव। तो इस तरीके से ये पॉजिटिव नेगेटिव आयंस इसमें प्रेजेंट होते हैं। इनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या होते हैं इनमें? कूलम्बिक फोर्सेस और कॉल्ड एज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। ये होते हैं आयोनिक सॉलिड्स। हम खाली रिवीजन ले रहे हैं, कल क्या पढ़ा है इसका, ठीक है। इसके ऊपर ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चंस आते हैं। और हार्ड और ब्रिटल होते हैं आयोनिक सॉलिड्स। और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, ये इंसुलेटर होते हैं सॉलिड स्टेट में। आयन से इसलिए ये इलेक्ट्रिकल कंडक्टर रहेंगे ऐसा नहीं है। क्या होता है ये? इंसुलेटर इन आयोनिक सॉलिड, क्योंकि आयंस भी मूव होते नहीं है और इलेक्ट्रॉन्स भी नहीं है इसके पास फ्री। फिर अगर ये मोल्टन स्टेट में होता है या फिर सॉल्यूशन स्टेट में, तो ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हो सकते हैं, ठीक है। देन मेल्टिंग पॉइंट इनका हाई होता है। देन हमने देखा था मेटालिक सॉलिड्स, दे आर पॉजिटिवली चार्ज मेटल्स, जो इनको बोला जाता है कर्नल्स। यहाँ पे होता क्या है, मेटल जो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं दैट इज सराउंडेड बाय डिफरेंट इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स, तो मेटल इज इन ए सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ऐसा बोलते हैं इनको, इन ए सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो मेटालिक, इसको बोलते हैं मेटालिक बॉन्डिंग। यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स ऐसे घूम रहे हैं, तो ये बेस्ट एग्जांपल है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का। और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये ग्लू का काम करते हैं और मेटल्स को चिपका के रखते हैं। पॉजिटिवली चार्ज मेटल्स आर कॉल्ड एज कर्नल्स एंड electrons behave as a glue, so that is called a metallic bond. Constituent particles क्या होते हैं? पॉजिटिवली चार्ज मेटल्स एंड फ्री इलेक्ट्रॉन्स। मेटल्स आर क्या होते हैं? ये हार्ड होते हैं। तो सम मेटल्स लाइक सोडियम आर सॉफ्ट, एक्सेप्शनल केसेस में सॉफ्ट होते हैं, अदरवाइज दे आर दी हार्ड मेटल्स। मेलिएबल होते हैं, डक्टाइल होते हैं। मेलिएबल मतलब शीट में फॉर्म होते हैं। वायर्स अगर निकालते हैं तो उसको हम बोलते हैं डक्टाइल इन नेचर। देन दे आर लस्ट्रस इन नेचर, लस्ट्रस होते हैं, लस्ट्रस मतलब शाइन करते हैं। सोनोरस मतलब साउंड क्रिएट होता है उनके ऊपर अगर आप हैमर करोगे तो। सो दीज आर डिफरेंट। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या होती है? वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ओके। ओनली थिंग विथ टेम्परेचर इट इज इनिशियली इंक्रीजेस बट एट हाई टेम्परेचर इट विल डिक्रीजेस। इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, सॉरी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी विथ हाई टेम्परेचर, बहुत ज्यादा टेम्परेचर होगा तो डिक्रीज होगी, ये वाला पॉइंट ध्यान रखो। कभी कभी इसके ऊपर ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और फिर आज हम पढ़ेंगे कोवैलेंट और नेटवर्क सॉलिड, ठीक है। तो ये कल का हमने रिवीजन कर लिया है। कल के इसमें किसी को कोई डाउट है अभी बोल दो, पूछ लो एक बार फिर से, एंड देन विल मूव टुवर्ड्स द कोवैलेंट नेटवर्क सॉलिड्स। ओके, ठीक है।
So now today we are going to start with the next one, that is a covalent or network solid. सर आप आज स्लाइड की पीडीएफ भेजेंगे क्या? कौन से स्लाइड की चाहिए हमें? ये वाले भी ना, ये वाले भी, बट लिखना तो है, आपको लिखना है। आपको लिखने के लिए पहले लिखो आप, ठीक है? मैं पीडीएफ भेजूंगा, बट पीडीएफ में आपको कोई पॉइंट मिस हो गया तो इसीलिए लिखना है, अदरवाइज यू हैव टू राइट इट डाउन। आपको लिखना है, मतलब लिखना ही है। ओके, सो so today we are going to check with the covalent solids. So क्या होते हैं covalent solids? So इनमें constituent atom elements क्या होते हैं? Atoms होते हैं। These are the non-metallic type solid. ये क्या है? Non-metallic type of solid. Non-metallic type का solid होते हैं। ओके, ये जो constituent intermolecular forces of attraction जो होते हैं यहाँ पे, these are nothing but covalent bond. कोवैलेंट बॉन्ड जायंट मॉलिक्यूल्स होते हैं, जायंट मॉलिक्यूल्स होते हैं कोवैलेंट बॉन्ड्स, एंड कोवैलेंट बॉन्ड्स आर डायरेक्शनल इन नेचर। कोवैलेंट बॉन्ड क्या होते हैं? दे आर डायरेक्शनल इन नेचर। कोवैलेंट बॉन्ड्स, कोवैलेंट बॉन्ड्स आर डायरेक्शनल इन नेचर। ठीक है, then next one is these are the hardest solid. इनको कहा जाता है hardest solid, बहुत ही ज्यादा हार्ड रहते हैं इनके। अच्छा, इमेजिन करने के लिए इसका एग्जांपल पहले मैं देता हूँ। ये एग्जांपल इज डायमंड। ओके, हार्डेस्ट एवर नॉन मेटल, सॉरी नॉट मेटल बट कंपाउंड। डायमंड जो होता है ये हार्डेस्ट होता है, तो ये हार्डेस्ट सॉलिड होते हैं। एंड ब्रिटल आल्सो, ब्रिटल मतलब टूट जाते हैं, आप अगर फोर्स लगाओगे तो टूट जाएगा ये। ओके, इनका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट होता है वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट इनका बहुत ही ज्यादा होता है, ठीक है? सो आयनिक सॉलिड से भी मोर देन आयनिक सॉलिड, मोर देन आयोनिक सॉलिड, ठीक है? ओके, सो जनरली क्या होता है? दे गेट डिकम्पोज, दे डिकम्पोज, मतलब इतना ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट है कि आप ये मेल्टिंग पॉइंट पहुंचने तक ये सॉलिड क्या हो जाता है? डिकम्पोज होता है। डिकम्पोज बिफोर रीचिंग मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट जाने तक ये क्या होता है? ये डिकम्पोज हो जाता है। ओके, दे आर कंसिडर्ड एज जायंट मॉलिक्यूल्स। बहुत बड़े बड़े इनका नेटवर्क हो सकता है, जायंट मॉलिक्यूल्स होते हैं। ओके, सो देज आर नथिंग बट योर कोवैलेंट और नेटवर्क सॉलिड्स, ठीक है? एंड दे आर अगेन बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। दे आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। क्या हुआ इसको? एक मिनट। Okay, so they are bad conductor of heat
and electricity. Okay, so these are what covalent solids. Okay, so write down those points. These are non-metallic solids होते हैं, ये non-metallic solids होते हैं. Then intramolecular forces इनमें कोवैलेंट बॉन्ड होता है. कोवैलेंट बॉन्ड्स आर डायरेक्शनल इन नेचर. तो यहाँ पे डायरेक्शनल प्रॉपर्टी आती है. डायरेक्शनल मतलब आपको पता होगा वो दिस वन इज कुछ आता है sp2 sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन जो होते हैं, लाइक दैट. ओके, डायरेक्शनल इन नेचर. हार्डेस्ट एवर सॉलिड होते हैं, हार्डेस्ट सॉलिड माने जाते हैं ये. वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है. डिकम्पोज बिफोर रीचिंग द मेल्टिंग पॉइंट. टूट जाते हैं ये मेल्टिंग पॉइंट मेल्ट होते होते. जायंट मॉलिक्यूल कंसिडर किया जाता है. हम देखेंगे अभी इनका स्ट्रक्चर, जायंट मॉलिक्यूल्स क्यों कहा जाता है. तो ठीक है, चलो लिख लिया आपने. ओके, तो हमें एग्जांपल पता है इसका. डायमंड. डायमंड में क्या होता है, डायमंड इज एक कार्बन का एक एलोट्रॉप होता है. अब डायमंड का स्ट्रक्चर कैसे होता है, ये जो कार्बन है, दैट कार्बन इज इन विच हाइब्रिडाइजेशन स्टेट. डायमंड कौन से हाइब्रिडाइजेशन स्टेट में होता है, और कार्बन sp3 हाइब्रिडाइजेशन स्टेट में होता है. और sp3 हाइब्रिडाइजेशन स्टेट में अरेंजमेंट कैसे होता है, टेट्राहेड्रल. पता है ये टेट्राहेड्रल. और टेट्राहेड्रल, चलो मैं यहाँ पे टेट्राहेड्रल लिख देता हूँ. और फिर ये दिस वन वुड बी लाइक दिस. तो यहाँ पे ये टेट्राहेड्रल 1 2 एंड 3 इस तरीके से हो गए. यहाँ पे भी एक कार्बन है, यहाँ पे भी कार्बन है, यहाँ पे भी एक कार्बन है, यहाँ पे भी कार्बन है. अब ये वाला कार्बन भी टेट्राहेड्रल है, मतलब ये भी 4 बॉन्ड फॉर्म करेगा इस तरीके से. ये वाला भी 4 बॉन्ड फॉर्म करेगा, ये वाला भी 4 बॉन्ड करेगा. मैंने तो 3 ही दिखाए हैं बिकॉज ये और दूसरे से होगा. अब देखो ये वाला भी 4 बॉन्ड फॉर्म करेगा, ये वाला भी और 3 बॉन्ड फॉर्म करेगा, ये वाला भी और 3 बॉन्ड फॉर्म करेगा, और 3 बॉन्ड फॉर्म करेगा. ये 3 डायमेंशन में आगे पीछे से चालू है ये स्ट्रक्चर. ये इस तरीके से ये कंटिन्यू चालू है ये. ओके, फिर से ये कंटिन्यू चालू रहेगा. ये वाला 1 2 एंड 3. ओके, ये कंटिन्यू आप इसको अरेंज कर सकते हो. सो दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ क्या है ये, डायमंड. ग्राफाइट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ कोवैलेंट सॉलिड. ग्राफाइट भी कोवैलेंट सॉलिड होता है. और ग्राफाइट में क्या होता है, कार्बन जो होता है दैट इज इन sp2 हाइब्रिडाइजेशन स्टेट. और sp2 हाइब्रिडाइजेशन स्टेट में होने के कारण यहाँ पे ये जो इट इज ए साइक्लोहेक्सेन टाइप ऑफ, बेंजीन नहीं होता है यहाँ पे, बट इट इज ए काइंड ऑफ साइक्लोहेक्सेन अरेंजमेंट होता है. ये साइक्लोहेक्सेन जैसे हेक्सागोनल शीट्स होते हैं. ग्राफाइट के ग्राफीन शीट्स भी बोलते हैं इनको. और सपोज मान लो कि ये दिस इज वन ऑफ द शीट, और जस्ट मिनट में यहाँ पे चलो, ये एक टाइप का अगर आपके पास ग्राफीन की शीट है, तो दूसरा जो होता है ना, इसके ऊपर इसके ऐसे नीचे आ जाएगा ये. ठीक है, तो और ये इनमें क्या होते हैं, बॉन्ड फॉर्मेशन हो सकता है. तो इस तरीके से ये आपस में एक दूसरे को कनेक्ट होते हैं. मतलब ये शीट ये इस तरीके से, मतलब ये वाला, तो ये वाला कार्बन ऐसे 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 यहाँ पे क्या होगा, कनेक्ट हो जाएगा ये. ठीक है, सो इस तरीके से ये बॉन्डिंग ऐसे एक दूसरे के ऊपर ये शीट्स लगे रहती है, यानी कनेक्टेड रहती है. सो दैट्स व्हाई, सो दिस वे ग्राफाइट स्ट्रक्चर इज देयर. ग्राफाइट इस तरीके से होता है. ओके, तो ग्राफाइट ये जो शीट्स होती है, अरे क्या हुआ, वेट, something happened bad. Screen sharing has stopped at shared window is closed. Okay, एक मिनट.
Okay, now can you see? So is it visible for you now? Okay, तो ये अलग अलग शीट्स होती है ग्राफाइट की, एंड दैट्स व्हाई दिस ग्राफाइट, ये जो शीट्स होती है ना, ये आपस में फिसल सकती है। ओके, एक शीट है, एक के ऊपर दूसरी रखी है, दूसरे के ऊपर तीसरी रखी है, ऐसे ही, और ये क्या होती है, फिसल सकती है। दैट्स व्हाई ये जो ग्राफाइट होता है ना, ग्राफाइट विल एक्ट एज ए लुब्रिकेंट। तो ग्राफाइट हम लुब्रिकेंट कैसे यूज करते हैं, दिस इज ए ग्राफाइट एंड कैन बी यूज्ड एज लुब्रिकेंट। क्या डायमंड यूज होता है लुब्रिकेंट से? नहीं, यहाँ पे क्या है, पूरा नेटवर्क सॉलिड होता है, दोनों नेटवर्क सॉलिड ही है ये। दे आर आल्सो कॉल्ड एज नेटवर्क सॉलिड। सो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ योर कोवैलेंट सॉलिड्स। ठीक है, क्लियर? किसी को कोई डाउट है यहाँ पे? ये भी डायग्राम निकाल लो डायमंड और ग्राफाइट के। व्हाट इज द बॉन्ड एंगल इन ग्राफाइट? सॉरी, इसमें एंगल क्या होता है? डायमंड में बॉन्ड एंगल क्या होगा? कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड एंगल क्या होगा? सपोज कोई भी एक बॉन्ड एंगल लेते हैं, तो व्हाट इज द बॉन्ड एंगल हियर? 109 डिग्री, बस। यस, 0.28 मत लिखो, 28 मिनट्स ऐसा लिखो। यस, 0.2 नहीं लिखना है, 109 डिग्री 28 मिनट्स। अगर पॉइंट में लिखोगे तो आप ऐसा लिखोगे 109.5 डिग्री। ये टोटल ऐसा एक तो लिखोगे, आइदर ऑफ दिस वन इज करेक्ट और ये वाला करेक्ट है। 109.28 डिग्री लिखोगे, दैट इज अ करेक्ट। गलत हुआ। क्यों गलत हुआ? क्योंकि 1 डिग्री कितने की होती है? 60 मिनट्स की होती है। ये जो डिग्री होती है दैट इज ऑल्सो 60 मिनट्स की होती है। सब यूनिट जो है इसका डिग्री का मिनट्स होता है। 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट्स। तो 28 मतलब क्या है? ऑलमोस्ट हाफ डिग्री हो गई ना ये, ऑलमोस्ट हाफ डिग्री। ओके, मतलब 30 मिनट्स का एक हाफ डिग्री हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे अप्रोक्सीमेट इसको 109.5 लिख सकते हो, नहीं तो 109 डिग्री 28 मिनट्स, इस प्रकार लिखो। इन दोनों फॉर्मेट में लिखो। आपने जो मुझे भेजा है आंसर, यस, आपने जो मुझे आंसर भेजा है 109.2, दैट इज एक्चुअली अ रॉन्ग वे ऑफ राइटिंग द थिंग्स। ठीक है, तो ऐसे ध्यान में, छोटी छोटी बातें, इसके ऊपर कोई नहीं, बट हम साइंस पढ़ रहे हैं तो हमें ये बातें ध्यान में होनी चाहिए कि ऐसा भी लिखा जाता है। दिस आर द वेज ऑफ राइटिंग, साइंटिफिक वे होता है राइटिंग का। यस, दिस इज करेक्ट, दिस इज करेक्ट, दिस इज नॉट करेक्ट। हाँ, यस, यहाँ पे कितना होगा? यहाँ पे कितना होगा बॉन्ड एंगल? 120 डिग्री का बॉन्ड एंगल। कोई भी इसमें ले लो, कोई भी कार्बन कार्बन का बॉन्ड ले लो, कोई भी कार्बन कार्बन का बॉन्ड एंगल ले लो, दैट इज ए 120 डिग्री बॉन्ड एंगल, एग्जैक्ट 120 डिग्री। ठीक है, यस। सो दैट इज द एग्जांपल ऑफ कोवैलेंट और नेटवर्क सॉलिड। ओके, चलो, एनी डाउट हियर? तो चलो हम आगे चलते हैं। सो दीज आर व्हाट ऑल कोवैलेंट सॉलिड्स। सो सबके एग्जांपल हो गए। आपको एक होमवर्क देता हूं मैं। व्हाट इज दैट होमवर्क? होमवर्क यहाँ पे ऐसा रहेगा, यू हैव टू मेक अ टेबल। अब टेबल में कैसे है, देखो मैं टेबल बता रहा हूँ आपको, यू हैव टू मेक इट, ये आपके खुद के लिए है। ठीक है, और आप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी जो नोट्स पढ़े ना उसमें से कर लो, बहुत अच्छा टेबल बन जाएगा आपको, और एग्जाम के लिए बहुत अच्छे से काम में आ जाएगा। कौन से हमने सॉलिड्स लिखे हैं, पहले ध्यान दो क्या करना है आपको। कौन से सॉलिड्स लिए हमने? सबसे पहला था मॉलिक्यूलर सॉलिड, पहला था मॉलिक्यूलर सॉलिड। देन दूसरा कॉलम आ जाएगा यहाँ पे, मॉलिक्यूलर के बाद कौन सा था? आयोनिक सॉलिड, आयोनिक। देन मेटेलिक, मेटेलिक। आप ठीक से बनाना, क्या क्या बनाना पहले देख लो क्या है। तो मॉलिक्यूलर, आयोनिक, और बाद में था कोवैलेंट। ओके,
और यहाँ पे पहले वाले मतलब हमें बनाने हैं टोटल, ये तो 4 कॉलम इसके हो जाएंगे और एक जो कॉलम होगा पहला दैट इज ए प्रॉपर्टीज का, ठीक है। और पहला कॉलम हम लिखेंगे प्रॉपर्टीज का। इस प्रकार हम एक टेबल बनाएंगे। सबसे पहला जो कॉलम में आ जाएगा, सबसे पहले क्या है, इंटरमॉलिक्यूलर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। पहला पॉइंट आ जाएगा, यहाँ पे पॉइंट होगा कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। क्या क्या है, तो मॉलिक्यूल्स है, आयंस है, मेटल्स है, कोवैलेंट एटम्स है। दूसरा क्या हो जाएगा, व्हाट इज इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कौन से हैं, ठीक है, दैट इज वन। देन नेक्स्ट पॉइंट कौन सा आएगा, बोलो नेक्स्ट पॉइंट कौन सा आएगा। मॉलिक्यूलर सॉलिड में भी 3 बन जाएंगे आपके। मॉलिक्यूलर सॉलिड्स में 3 बनाना है तो बना सकते हो। अच्छा, मॉलिक्यूलर सॉलिड्स में 3 बनाने पड़ेंगे ना हमें। वेट, नहीं तो ऐसा करें क्या, इस साइड में लिखते हैं 1 2 1 2 3 4 5। अच्छा, मॉलिक्यूलर सॉलिड में 3 कॉलम आ जाएंगे इस बीच में। व्हाट इज दैट, एक नॉन पोलर का आ जाएगा, नॉन पोलर का आ जाएगा, एक पोलर का आ जाएगा और एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग का आ जाएगा। ऐसे 3 हो जाएंगे यहाँ पे। तो टोटल आपके कॉलम से यहाँ पे 1 2 3 4 5 और 6, ऐसे 6 कॉलम प्लस ये प्रॉपर्टीज वाला एक कॉलम, ऐसे 7 कॉलम्स आ जाएंगे आपके, ठीक है। देन थर्ड पॉइंट लिखेंगे, चलो ठीक है, थर्ड पॉइंट लिखेंगे नेचर। नेचर कैसा है, सॉफ्ट है, हार्ड है, यस हार्ड और सॉफ्ट, हार्ड और सॉफ्ट। फिजिकल नेचर कैसा है, इसका नेचर मतलब फिजिकल नेचर कैसा है, फिजिकल नेचर कैसा है। देन नेक्स्ट पॉइंट कौन सा आ जाएगा, बॉन्डिंग। बॉन्डिंग तो लिख लिया हमने, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। देन इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, यस, देन इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, ठीक है। दैट इज होमवर्क फॉर यू, ये होमवर्क करना है आपको। डन। और आगे क्या आएगा बोलो, यस मेल्टिंग पॉइंट कंपैरिजन, वेरी गुड, मेल्टिंग पॉइंट कंपैरिजन, मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। देन मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट हम नहीं देखेंगे, सॉलिड की बात करते हैं। वहां पे मैंने लिखा है बट सॉलिड के बाद में बॉइलिंग पॉइंट नहीं लिखेंगे। और 6 वाला है, यस दैट वन विल बी करेक्ट एग्जांपल्स, यस हो गया। सो ये बेस्ट एग्जांपल, बढ़िया टेबल बन जाएगा आपका। आपको ऐसा लगता है कि ये उल्टा भी करना है तो आप कर सकते हैं, दैट इज योर चॉइस। आपको अच्छा टेबल बनाना है, ठीक है, और ये आपके लिए है। आपको लगता है कि ये वाला इस साइड में लिखते हैं ऐसा कॉलम करके, मॉलिक्यूलर के 3 टाइप, आयनिक मतलब ये इस पॉइंट में, और ये 5 ही पॉइंट है तो इस साइड में लिखते हैं तो भी चलेगा। मतलब आपने ऐसा किया तो भी चलेगा। इस साइड में हम प्रॉपर्टीज लिखेंगे ऐसा, पार्टिकल्स क्या है, पार्टिकल्स क्या है, देन आईएमएफ क्या है, इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस कौन से हैं, बाद में प्रॉपर्टीज कैसी आ जाएगी इनकी, ऐसा भी किया तो भी चलेगा। फिर इसमें मॉलिक्यूलर सॉलिड, मॉलिक्यूलर सॉलिड में भी पहला फिर पोलर, नॉन पोलर, इस तरीके से नॉन पोलर, तीसरा हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। फिर इसमें सेकंड आ जाएगा, थर्ड आ जाएगा, फोर्थ आ जाएगा। इस टाइप में किया तो भी चलेगा। आप सोच लो कैसा, बट बढ़िया होना चाहिए, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टेबल है और आपको ये पढ़ना है, दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम, एग्जाम के लिए। और सारे पॉइंट्स हमने कवर कर दिए, हर एक के एक पॉइंट्स उसी टाइप में हमने कवर कर दिए हैं। यू आर हैविंग द नोट्स, सो इम्पोर्टेंट ये आपके लिए होमवर्क रहेगा। होगा आपसे या नहीं होगा, बोलो। कार्तिक, निकुंज, अक्षय, ओके वेरी गुड, यस सबको करना है, करना है, यस वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है, किसी को कोई डाउट है नहीं, तो यस ये करना ही है आपको, यू हैव टू डू दिस होमवर्क, ठीक है। चलो, तो दैट इज होमवर्क फॉर यू, आपको बनाना है, एवरीथिंग इज देयर, एवरीथिंग इज देयर आपके नोट्स में है, मैंने लिख के दिया है आपको। यू हैव टू डू दिस नोट्स, ठीक है। मैं बोलूंगा केजीपी सर को चेक करने के लिए, ओके। चलो, तो हाँ आगे बढ़ते हैं फिर। अरे क्यों नहीं आ रहे हैं,
ओके, देन विल मूव टू द नेक्स्ट वन। अभी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट हमारा चालू होने जा रहा है, दैट इज अभी सॉलिड स्टेट का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट हम शुरू करेंगे, दैट इज क्रिस्टल लैटिस और स्पेस लैटिस और 3D लैटिस। हेडिंग डालेंगे हम, डाल दो आप भी, इसके लिए जगह छोड़ दो, या फिर एक अलग से पेज पे लिखो, ये लैंडस्केप फॉर्मेट में लिखो। आपका बुक का पेज ऐसे होगा ना, ऐसे पेज होगा, तो आप इस पेज को ऐसे लिख के लिखोगे, ये फॉर्मेट में ऊपर वाला टेबल बनाओगे आप, ठीक है। यस, एक पेज उसके लिए लगेगा, पूरा एक पेज लगेगा उसके लिए। चलो, तो नेक्स्ट हम बात करेंगे, अभी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हम या फिर इंपॉर्टेंट टॉपिक हम शुरू करेंगे, दैट इज ए क्रिस्टल लैटिस और स्पेस लैटिस। इसके ऊपर हैंडराइटिंग इतना अच्छा नहीं आता है, क्रिस्टल लैटिस, एक्चुअली ये एडवांस था, और स्पेस लैटिस, बट पुराने पे हैंडराइटिंग अच्छा है। कल जो लिया था ना वन नोट वाला, उसमें हैंडराइटिंग अच्छा था मेरा, वही यूज करता हूँ मैं। बट ये अभी मैं कल से ये डाउनलोड किया है, तो ये चेक करता हूँ मैं। स्पेस लैटिस, या फिर इसको हम बोलते हैं 3D लैटिस। ओके, क्या होता है ये स्पेस लैटिस या फिर क्रिस्टल लैटिस या 3D लैटिस? तो जो हम 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट लिखते हैं किसी भी एटम या फिर मॉलिक्यूल का, तो 3D अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, क्रिस्टल है ना, क्रिस्टल हम देख रहे हैं, सॉलिड स्टेट देख रहे हैं, तो दैट इज ए 3D अरेंजमेंट, 3D अरेंजमेंट, 3D arrangement of constituent particles, constituent, write with me, crystal heading डाल दिया, crystal lattice और space lattice और 3D lattice, and write down constituent, 3D arrangement of constituent particles in space is called as, in space is called as crystal lattice, crystal lattice, crystal lattice हम बोलेंगे इसको, पूरा 3D इसका। तो 3D अरेंजमेंट देखो, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या हो सकते हैं हमारे, आयंस हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, ओके, एलिमेंट्स हो सकते हैं। तो सपोज मान लो ये इस तरीके से ये कांस्टेंट आप देख रहे हैं यहाँ पे, तो ये जो ऐसी है सामने को आपको ऐसी लेयर दिख रही है, ओके। क्या इतना ही है? तो इसके पीछे भी एटम्स होंगे कुछ प्रेजेंट, तो इसके पीछे भी कुछ एटम्स प्रेजेंट हो सकते हैं। सर ये हॉरिजॉन्टल पेज पे लिखा ना है क्या? अच्छा, ये नहीं रहे, ये मैंने हॉरिजॉन्टल पेज के लिए, मैं वो टेबल के लिए बोला है आपको कि टेबल हॉरिजॉन्टल पेज की यूज करो, क्योंकि बड़ा टेबल है ना, इसलिए मैंने बोला कि आप हॉरिजॉन्टल पेज के ऊपर देखो, ओके। तो यहाँ पे देखो, ये एक लेयर है, ठीक है, आपको दिख रहा है, तो 3D है ना ये तो 2 डायमेंशनल ही दिख रहा है आपको, तो इसके पीछे भी होगा कुछ, तो इसके पीछे वाले एटम्स को मैं यहाँ पे ऐसे लिख देता हूँ, पीछे वाला भी एटम होगा, इसके पीछे एक लेयर होगी, तो सेम वे में इसके पीछे भी एक लेयर होगी, ठीक है, इसके पीछे भी एक लेयर होगी, तो एक लेयर इसके पीछे, एक लेयर उसके भी पीछे होगी, इसके भी पीछे होगी, उसके भी पीछे होगी, तो ये 3 डायमेंशनल है। ये जो ब्लैक में मैंने बनाए हैं, ये हमें दिख रहा है। अगर मैं ये सामने वाला और पीछे वाले को जोड़ देता हूँ, ठीक है, सपोज यहाँ पे एक स्क्वायर बन रहा है और ये पीछे भी एक ऐसा स्क्वायर बन रहा है, देखो, सिर्फ पीछे वाला, और इनको मैंने ऐसे ज्वाइन किया, तो क्या फॉर्म हुआ है यहाँ पे? एक क्यूब जैसे फॉर्म हुआ है ना, इसको इग्नोर करो, ठीक है, ये पीछे और आगे वाले को, ये 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट बनाई। अब इसी अरेंजमेंट को अगर मैं रिपीट करते जाता हूँ, अगर इसी अरेंजमेंट को मैं रिपीट करते जाता हूँ, तो व्हाट आई विल गेट द रिपीटिंग स्ट्रक्चर, पूरा यूनिट मिल जाएगा मुझे। तो ये जो रिपीटिंग यूनिट होता है, दैट इज कॉल्ड ए यूनिट सेल। यूनिट सेल, यूनिट सेल क्या होता है? स्मॉलेस्ट रिपीटेटिंग यूनिट, स्मॉलेस्ट repeating unit, smallest repeating unit in a, कहाँ पे? repeating
यूनिट ऑफ ए क्रिस्टल लैटिस, जिसको हम रिपीट करेंगे तो क्रिस्टल लैटिस मिलेगा। यूनिट ऑफ ए क्रिस्टल लैटिस called as यूनिट सेल। यूनिट सेल, यहाँ पे देखो कि ये अगर मैंने ये उठा लिया और उसी को रिपीट किया, सपोज मान लो कि आप बोलोगे सर कैसे कैसे कैसे, तो मैं देखो यहाँ पे ये खाली इतना कॉपी कर देता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे नीचे लिख देता हूँ, तो ये मिला मुझे। अब मैं क्या करूंगा, इसी को रिपीट करूंगा, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर ये इस डायरेक्शन में मिला, देखो ये, और अगर देखो यहाँ पे इसको मैं ऐसे रिपीट करते जाऊंगा, ठीक है, और करेंगे, ठीक है, और इसको नीचे की तरफ भी हम रिपीट कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, इसके आगे पीछे लगा दो उसको, इसके आगे पीछे लगा दो उसको, पीछे भी नीचे लगा दिया, दूसरी लेयर फॉर्मेशन चालू हो जाएगी, तीसरी लेयर फॉर्मेशन चालू हो जाएगी। ऐसे अलग अलग आप ये इसको ये कर सकते हो, ठीक है। यस, सो ये इस तरीके से अगर मैं रिपीट कर देता हूँ, आपको अभी समझ में आ गया है कि अगर मैं इसी को यूनिट सेल को जब रिपीट करूंगा तो मुझे क्रिस्टल्स मिलेंगे। तो क्रिस्टल का जो अरेंजमेंट होगा 3 डायमेंशन में, तो इस प्रकार मुझे मिलेगा। इसके आगे पीछे ये क्यूब्स लगा दो तो मुझे क्या मिलेगा, सो क्रिस्टल लैटिस मिलेगा। तो क्रिस्टल लैटिस क्या होता है, ओवरऑल पूरा पिक्चर जब होगा, आपको दिख रहा है कि 3D अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल इन ए स्पेस इज कॉल्ड एज क्रिस्टल लैटिस। और यूनिट सेल क्या होता है, स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट ऑफ ए क्रिस्टल लैटिस, जो क्रिस्टल लैटिस को बना रहा है, दैट इज द स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट इज कॉल्ड एज यूनिट सेल। अब ये जो बीच में पॉइंट्स होते हैं, ये जो पॉइंट्स हो सकते हैं, मॉलिक्यूल हो सकता है, एटम हो सकता है, एलिमेंट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो दैट इज कॉल्ड एज, इसको बोलते हैं लैटिस पॉइंट। यहाँ पे हम बोलते हैं इसको लैटिस पॉइंट। लैटिस पॉइंट क्या होता है, एक और पॉइंट होता है लैटिस पॉइंट। लैटिस पॉइंट, लैटिस पॉइंट क्या होता है, तो ये कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, मतलब क्या होता है, इट इज द पोजीशन इन ए क्रिस्टल लैटिस वेयर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल इज लोकेटेड। और हम डायरेक्टली बोलेंगे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल ऑफ क्रिस्टल लैटिस, ऑफ क्रिस्टल लैटिस called as लैटिस पॉइंट। लैटिस पॉइंट, ये लैटिस पॉइंट क्या हो सकते हैं, क्या ये एटम हो सकते हैं, यस। क्या ये मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, यस। क्या ये एटम मॉलिक्यूल आयंस हो सकते हैं, यस। सो यस, दिस कैन बी एटम मॉलिक्यूल, नहीं तो आयन हो सकते हैं। तो उसी को बना के हम लगाते हैं क्रिस्टल लैटिस, ठीक है, यस, ओके। तो ये होते हैं लैटिस पॉइंट। तो लैटिस पॉइंट समझ में आ गया क्या होता है, तो लैटिस पॉइंट मतलब कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, यूनिट सेल मतलब रिपीटिंग यूनिट, क्रिस्टल लैटिस मतलब पूरा 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट। तीनों में डिफरेंस समझ में आया, किसी को कोई पॉइंट है, डाउट है, बोलो। लिख लिया ये अभी चीजें, लिख लिया आपने इनका, लिख लो, मैं टाइम दे रहा हूँ आपको, ठीक है, पूरा दिख रहा है यहाँ पे स्क्रीन पे, लिख लो। डाउट है तो बीच में पूछ सकते हो। ओके, डन हो गया, सबका हुआ, लिख के पूरा हुआ। यूनिट सेल हो गए, लैटिस पॉइंट्स हो गए, क्रिस्टल लैटिस, और तीनों में डिफरेंस समझ में आ गया। ओके ओके, आई एम वेटिंग। सर एक बार लैटिस पॉइंट बताओ। लैटिस पॉइंट मतलब, अब देखो यहाँ पे क्या है कि ये जो रिपीटेशन है, ये पूरे, ये जो मैंने सेल लिखा है ना, ये क्यूब लिखा था, ये पूरे क्यूब का रिपीटेशन चालू है, ओके।
क्यूब का रिपीटेशन चल रहा है, बट ये क्यूब कैसे फॉर्म हुआ? ये पॉइंट भी है ना इसमें, ये पॉइंट को हमने जोड़ दिया। अब कौन से पॉइंट्स है, किन कौन से पॉइंट्स को आपने जोड़ दिया? तो यहाँ पे क्या था, यहाँ पे आपका कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल था। वो क्या है? वो एटम भी हो सकता है, ये मॉलिक्यूल भी हो सकता है। मॉलिक्यूलर सॉलिड्स में, आयनिक सॉलिड्स में ये क्या होता है? आयन हो सकता है। मेटेलिक सॉलिड में ये मेटल हो सकता है। तो अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे, इसी को हम लैटिस पॉइंट्स बोलेंगे। लैटिस पॉइंट्स आर दोज पॉइंट्स व्हिच मेड योर यूनिट सेल। लैटिस पॉइंट मेड यूनिट सेल, और यूनिट सेल मेड क्रिस्टल लैटिस। लैटिस पॉइंट मेड यूनिट सेल, और यूनिट सेल मेड क्रिस्टल लैटिस। Got the difference, Akshay? Okay. चलो लिख लिया, सब लिख लिया। ये वाला भी पॉइंट आप लिख सकते हैं जो मैंने अभी बोला था। क्या बोला है मैंने अभी? Lattice point made unit cell, and unit cell made crystal lattice. Lattice points made unit cell, यहाँ पे हैंड राइटिंग अच्छा नहीं आता यार। यूनिट सेल and unit cells made crystal lattice. क्रिस्टल लैटिस मतलब ओवरऑल 3 डायमेंशनल पिक्चर, ये होता है क्रिस्टल लैटिस। यस, ओके डन। चलो हो गया, लिख के हो गया, सबका लिख के हो गया। मैं टाइम देता हूँ, आपको लिखना पड़ेगा, लिखना पड़ता है, इंपॉर्टेंट है, यही नोट्स आपके काम में आते हैं। सो नोट्स भी ठीक से बनाओ। ओके सो नेक्स्ट हम देखेंगे, चलो हो गया डन। नेक्स्ट हम देखेंगे पैरामीटर्स ऑफ यूनिट सेल। नेक्स्ट हम देखेंगे पैरामीटर्स ऑफ यूनिट सेल। पैरामीटर मतलब हाउ टू डिफाइन द यूनिट सेल। तो यूनिट सेल डिफाइन करने के लिए इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स होते हैं। राइट डाउन यूनिट सेल्स are defined by or characterized by unit cell are defined or characterized by age length A, B एंड C। ये स्टैंडर्ड होता है, सॉलिड स्टेट में A, B, C यूज करते हैं। एंड एंगल एंड बॉन्ड एंगल, क्या होता है इसमें, एक कैसे हो रहा है यार, वेट A, B, C and A, B, C and angle अल्फा, बीटा एंड गामा। ठीक है, अल्फा, बीटा और गामा बॉन्ड एंगल हो सकते हैं, और ABC जो होगी ये एज लेंथ हो सकती है। नाउ सपोज आई विल टेक अ क्यूबिक सिस्टम। ठीक है, मैं क्यूबिक सिस्टम ले लेता हूँ यहाँ पे।
Let me see if yes, very good. Wait. तो एक क्यूब बनाना था, मैं हाथ से भी बना सकता था, बट ठीक है, मैं देख रहा हूँ टेक्नोलॉजी का यूज हो सकता है या नहीं। तो यस, वी कैन मेक अ यूज ऑफ अवर टेक्नोलॉजी। ओके, वेरी गुड। बट इतना परफेक्ट आएगा क्या यहाँ पे? चलो ठीक है, परफेक्ट मान लो अब आप। ओके, और क्या है? अरे यार निकालो यार, हर बार देना पड़ेगा। इससे अच्छा तो मैं डायरेक्ट बना दिया तो भी चलता था। ओके, एक क्यूब ले लिया हमने, देखना पड़ेगा इसमें डायरेक्ट है या नहीं है। तो ठीक है, एक क्यूब ले लिया मैंने। अब क्यूब में क्या है, यहाँ पे अलग अलग पॉइंट्स होंगे, यहाँ पे अलग अलग पॉइंट्स होंगे, यहाँ पे अलग अलग पॉइंट्स होंगे। ठीक है, नाउ दीज आर दी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, जो मैंने ऐसे डॉट बना लिए। चलो परफेक्ट भी दिखेगा आपको ये डॉट से। अब देखो ये जो 3 डायमेंशनली अगर हम चेक करेंगे तो 3 डायमेंशनली होगा क्या इसमें? यस, तो इनको कलर कर दे, जान दो यार बहुत ही। चलो ये सिंपल है। यहाँ पे देखो एक्सिस एक्सिस डाल दो, यहाँ पे एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। ठीक है, तो यहाँ पे एक एक्सिस रहेगा, यहाँ पे एक एक्सिस रहेगा, और यहाँ पे ऐसा ये वाला एक्सिस रहेगा। ठीक है, तो ये वाला क्यूब जो है आपका, ये 3 डायमेंशन में प्रेजेंट है। ओके, अब देखो ये क्या हो सकता है इनके, ये जो इसके जो पैरामीटर से ये क्या हो सकते हैं। देखो इस साइड में अगर आप जाओगे तो यहाँ से यहाँ तक इसका लेंथ हो जाएगा, तो इसको ए मानेंगे। वही लेंथ इस डायरेक्शन में जाओगे तो ये अलग भी हो सकता है, ये बी हो सकता है, या फिर ये एज लेंथ हो जो होगा ये सी हो सकता है। तो ये अलग अलग लेंथ हो सकते हैं। ओके, या फिर इसमें देखो ये 2 प्लेन है यहाँ पे, तो इसको मैं अल्फा मानूंगा। ये जो प्लेन है, समझ में नहीं आया, एक मिनट, यहाँ पे क्यूब और बना लेता हूँ मैं एंगल शो करने के लिए। ठीक है, यहाँ पे एक क्यूब बना लिया, यही अच्छा है। ओके, एंड देन यहाँ पे देखो, ये पॉइंट के पास देखो, यहाँ पे एक प्लेन के साथ है, तो दिस इज ए अल्फा एंगल बोल सकते हैं। बाद में ये वाला एक एंगल हो सकता है, दैट इज ए बीटा, इसको मैं बीटा बोल सकता हूँ। और कौन सा हो सकता है, इन 2 प्लेन के बीच में देखो, यहाँ पे ये जो है ना, ये वाले 3, इसके ऊपर ध्यान रखो आप। ठीक है, जो मैंने रेड से किए हैं, अल्फा, बीटा, और तीसरा जो एंगल हो सकता है दैट इज ए गामा। तो ये जो 3 पैरामीटर्स होते हैं, दैट इज कॉल्ड एज पैरामीटर्स फॉर योर यूनिट सेल। या फिर वेट, आई विल जस्ट अगेन, मुझे दूसरा आइडिया आ रहा है समझाने के लिए, क्लियर करवाने के लिए। चलो ठीक है, ये देखो ये वाला पॉइंट मत देखो, ये वाला पॉइंट देखो। अभी यहाँ पे ये पॉइंट पे फोकस करो। देखो इसको मैं एक्सट्रापोलेट करूंगा तो इस डायरेक्शन में मैं इसको वाई एक्सिस बोलूंगा। ठीक है, ऊपर जाना है, अब एक्सिस चेंज कर सकता है, ऐसा कोई रिजिड नहीं है। ऊपर मैं इसको जेड मानूंगा। सॉलिड स्टेट में इस तरीके से हम एक्सिस मान सकते हैं, और ये एक्स एक्सिस है। ठीक है, तो दीज आर दी एक्सिस। ठीक है, अब अगर हम एक्स डायरेक्शन की तरफ जाते हैं तो ये जो सेल लेंथ होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक जो डिस्टेंस होगा इसको हम ए मानेंगे। ठीक है, ये जो डिस्टेंस होगा वाई डायरेक्शन में, इस डिस्टेंस को हम बी मानेंगे। और ऊपर जो जा रहा है इसी पॉइंट से ओरिजिनेट करो, और यहाँ पे जो जा रहा है इट विल बी सी। ठीक है, ये हुआ लेंथ। और फिर एंगल क्या हो सकते हैं, देखो एक्स और वाई के बीच में एंगल हो सकता है, सी और बी के बीच में एंगल हो सकता है। देखो सी जेड और वाई के बीच में एंगल हो सकता है,
नहीं तो सी और बी जो एक्सिस है ना उसके बीच में जो एंगल होगा दैट इज कॉल्ड एज अल्फा। ए के अपोजिट में जो साइड इंक्लूड नहीं है उसके अपोजिट वाला एंगल है। मतलब देखो यहाँ पे ये ऊपर वाला जो पॉइंट है दिस वन जेड एक्सिस और यहाँ पे एक्स एक्सिस, मतलब ये वाले सी वाला है और ये, तो ये जो एंगल होगा ए और सी इसमें इंक्लूड है, मतलब बीटा एंगल मैं इसको मानूंगा, दैट इज ए बीटा एंगल। और ये वाला जो एंगल होगा दैट एंगल वुड बी कॉल्ड एज गामा एंगल। तो अल्फा बीटा एंड गामा दीज आर दी एंगल्स। ये अलग अलग यूनिट सेल में अलग अलग हो सकते हैं। ठीक है, बोलो इसमें कोई डाउट है, समझ में आया या नहीं? एक मिनट, इसी फिगर को मैं थोड़ा और बड़ा कर देता हूँ। एक्चुअली पावर पॉइंट में है तो उसमें भी बहुत ज्यादा अच्छा है, बट स्टिल ओके, यहाँ से समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है, क्लियर? तो एंगल भी हो सकते हैं एज वेल एज एज लेंथ भी हो सकते हैं। एज लेंथ मतलब लेंथ है खाली, और एंगल्स हो सकते हैं अल्फा बीटा गामा। These are the parameters of unit cell. These are the parameters of unit cell. ठीक है, क्लियर? कोई डाउट यहाँ पे? डन, चलो ठीक है। तो नाउ विल चेक विद द डायग्राम निकाल लिया आपने। नेक्स्ट, नाउ विल चेक विद द टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। टाइप्स ऑफ यूनिट सेल, दो इंपॉर्टेंट टाइप के यूनिट सेल्स होते हैं। टाइप्स ऑफ यूनिट सेल, दो इंपॉर्टेंट टाइप के यूनिट सेल्स होते हैं। वन इज कॉल्ड एज प्रिमिटिव, primitive, and the other one is called as centered. The other one is called as centered. Centered unit cell. I will explain all those things, don't worry. Primitive and center unit cell. Primitive unit cell. ठीक है, primitive unit cell और centered unit cell. What is the difference in this one? प्रिमिटिव को ही सिंपल यूनिट सेल कहा जाता है और सिंपल यूनिट सेल, सिंपल यूनिट सेल, इसमें क्या होता है कि व्हेन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, क्या होता है ये सिंपल यूनिट सेल? कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स are present at only corner of the cube, at only corner of the unit cell, ओके। मतलब यहाँ पे आपका क्यूब है, सपोज मान लो यहाँ पे आपका क्यूब है, ये आपका यूनिट सेल है। तो व्हाट इज दैट कॉर्नर ऑफ दिस? कॉर्नर क्या क्या है? ये एक कॉर्नर है, ये दूसरा कॉर्नर है, ये तीसरा कॉर्नर है, चौथा है, फिफ्थ इज देयर, सिक्स्थ इज देयर, सेवंथ इज देयर एंड 8 इज देयर। तो 8 कॉर्नर में आपके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होंगे, इनके अलावा कुछ भी नहीं होगा। दैट इज कॉल्ड एज सिंपल और प्रिमिटिव यूनिट सेल। व्हाट इज दैट? सिंपल और प्रिमिटिव यूनिट सेल मतलब constituent particles are present at only corner of the unit cell, कॉर्नर पे ही होते हैं। ओके, फिर ये सेंटर्ड यूनिट सेल क्या होते हैं? इनके अलग अलग टाइप्स होते हैं। वन इज, फर्स्ट इज बॉडी सेंटर्ड,
बॉडी सेंटर्ड, बॉडी सेंटर्ड, एक मिनट, इसको हम BC बोलते हैं, बॉडी सेंटर्ड। बाद में इसमें BCC आ जाएगा, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक आ जाएगा, बट फर्स्ट बॉडी सेंटर्ड, देन फेस सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड, YPC बोलेंगे हम इसको, फेस सेंटर्ड। देन फेस सेंटर्ड के बाद होता है एंड सेंटर्ड, एंड सेंटर्ड, और एक एज सेंटर्ड भी होता है, बट एंड सेंटर्ड, EC स्टैंड्स फॉर एंड सेंटर्ड। ओके, वन बाय वन देखेंगे। बॉडी सेंटर्ड क्या है? बॉडी सेंटर्ड क्या है कि आपका ये जो यूनिट से रहेगा, ये जो इन एडिशन, मतलब ये इन एडिशन टू दैट, वो तो होता ही है स्टार्टिंग वाला, ये तो आपका प्रिमिटिव होता है, सब में प्रिमिटिव होता है, बट एडिशनल क्या होता है इसमें? बॉडी सेंटर्ड में, बॉडी मतलब देखो, बॉडी का सेंटर कहाँ पे है इसका? बॉडी का सेंटर यहाँ पे, तो दिस इज ए बॉडी सेंटर। यहाँ पे एक एडिशनल होता है, दिस इज द एडिशनल एटम प्रेजेंट। इसमें एडिशनल एटम कहाँ पे प्रेजेंट होता है? बॉडी में अगर प्रेजेंट होगा तो ये होगा बॉडी सेंटर, ठीक है। बाद में हो सकता है, एंड सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड भी देखेंगे और एंड सेंटर्ड भी देखेंगे, ठीक है। तो फेस सेंटर्ड क्या है? फेस पे होता है। अब फेस कहाँ पे है? कितने फेसेस हैं? फेस मतलब क्या है कि ये देखो, यहाँ पे ये मैं एक रेड लाइन से आपको लिए ड्रॉ करता हूँ, दैट इज वन फेस। तो यहाँ पे एक एटम होगा, इसके पीछे वाला एक स्क्वायर है, वहां पे एक एटम होगा, ये बाजू में एक स्क्वायर है, वहां पे एक एटम होगा, यहाँ पे एक एटम है, ऐसे 4 आजू बाजू में हो गए, क्यूब इमेजिन करो, और ऊपर एक और नीचे एक, ऐसे टोटल कितने हैं? 6 फेस सेंटर्ड। 6 फेस सेंटर्ड होते हैं, मतलब 6 आपके पास फेसेस होते हैं, 6 फेसेस। ओके, 6 फेसेस। हैंड राइटिंग थोड़ा ये सॉफ्टवेयर का प्रॉब्लम है, मेरा प्रॉब्लम नहीं है, उसकी वजह से ठीक नहीं आ रहा है आज। आई नीड टू चेक दिस सॉफ्टवेयर, नहीं तो मुझे और प्रैक्टिस करने की जरूरत होगी। तो ये फेस, कितने फेसेस होते हैं इसमें? एक यूनिट में 6 फेसेस होते हैं, तो ये 6 फेसेस हो सकते हैं। अब एंड सेंटर मतलब क्या है कि एक कोई भी एंड पकड़ लो, ऊपर वाला फेस और नीचे वाला फेस, तो ये जो अपोजिट फेसेस होते हैं, अपोजिट फेसेस, ओके, सिर्फ अपोजिट फेसेस पे जब होंगे, दैट इज कॉल्ड एज एंड सेंटर्ड। तो एडिशनल एटम प्रेजेंट एट द बॉडी, तो इट इज कॉल्ड एज बॉडी सेंटर्ड। एट द ईच फेस है तो फेस सेंटर्ड, एट ओनली अपोजिट एंड्स और अपोजिट फेसेस है तो एंड सेंटर्ड। तो डेफिनेशन क्या क्या हो जाएगा? एडिशनल एटम मतलब यहाँ पे फर्स्ट वन बॉडी सेंटर्ड का डेफिनेशन देखते हैं, बॉडी सेंटर्ड का डेफिनेशन देखते हैं। तो एडिशनल, ये क्यूबिक को एडिशनल होगा, मतलब सिंपल को एडिशनल होगा। सिंपल मतलब हर एक कॉर्नर में होते हैं, तो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स प्रेजेंट एट ईच कॉर्नर, ये सब में होता है, ईच कॉर्नर वाली जो चीज है ना, ये सब में होती है। बट एडिशनली कहाँ पे होगा? बॉडी सेंटर में, बॉडी में, प्लस एट द सेंटर, या फिर बॉडी सेंटर बोलो। फिर दूसरा कौन सा है? दूसरा है फेस सेंटर। फेस सेंटर क्या है? ऑल एट द कॉर्नर में तो होते ही है, ईच कॉर्नर में तो होते ही है, प्लस एडिशनली क्या होगा? ईच फेसेस के ऊपर, ईच फेस मतलब हमारे पास होते हैं टोटल 6 फेसेस। और थर्ड क्या है? एंड सेंटर्ड मतलब क्या होगा? ईच कॉर्नर में तो होगा ही, प्लस एडिशनल क्या होगा? ओनली
ओनली एट अपोजिट फेसेस, दो ही अपोजिट फेसेस, ओनली अपोजिट फेस, सारे के सारे नहीं, कोई भी दो अपोजिट फेसेस के ऊपर जब होगा देन इट इज कॉल्ड एज एंड सेंटर्ड। एनी टू अपोजिट फेसेस, ओनली एट अपोजिट फेसेस, ठीक है, तो दे आर कॉल्ड एज बॉडी सेंटर्ड, एज फेस सेंटर्ड एंड एंड सेंटर्ड, सेंटर्ड क्यूबिक सेल। गॉट इट? एनी डाउट? समझ में आया नहीं आया? कोई पॉइंट रिपीट करना है बोलो एक बार। कोई पॉइंट रिपीट करना है तो बोलो, अदरवाइज मूव अहेड। सो व्हाट इज पीएनटी? कल मैंने बोला था ना आपको, मैं देखो यहाँ पे मैं जो शॉर्टकट यूज करता हूँ इसका मतलब है प्रेजेंट, इसका मतलब है प्रेजेंट, ध्यान रखो मैं ये शॉर्टकट यूज करता हूँ। माइनस NT अगर मैं लिखता हूँ तो इसका मतलब होता है अब्सेंट, ये मेरे शॉर्टकट है, कल भी मैंने बोला था। और क्या है? प्लस V है तो पॉजिटिव, माइनस V है तो निगेटिव, ठीक है। सर प्लीज एक्सप्लेन एंड सेंटर्ड, ओके, निगेटिव, निगेटिव। और कौन सा शॉर्टकट होगा? चलो मैं जब भी शॉर्टकट यूज करूंगा तो बोलूंगा, ठीक है। एंड सेंटर्ड, व्हाट इज एंड सेंटर्ड? सर एंड सेंटर्ड में टू अपोजिट फेसेस पर रहेगा, यस, ओनली एट दी टू अपोजिट फेसेस। एडिशनल एटम कोई भी अपोजिट टू फेसेस पे ही हो सकता है, यस दैट इज, सबके लिए एंड सेंटर्ड के लिए प्रॉब्लम है। चलो एक बार फिर से बताता हूँ, कोई भी दो फेसेस दे दो, मैं बोल रहा हूँ कि कोई भी दो फेसेस, मैंने एक ऊपर का पकड़ा है एक नीचे का पकड़ा है, ठीक है। और एडिशनल जो एटम प्रेजेंट है आपका, एडिशनल बोल रहा हूँ मैं, ये तो हो गई, ये तो सिंपल वाला होगा ही, बट एडिशनल जो हो गए ये अपोजिट फेसेस के ऊपर होंगे, तब हम इनको बोलेंगे एंड सेंटर्ड। सो दैट इज द डिफरेंस इन फेस सेंटर्ड एंड एंड सेंटर्ड। फेस मतलब हर एक फेस पे होता है, बट अपोजिट फेसेस, अपोजिट वर्ड इंपॉर्टेंट है, दो फेसेस वो भी अपोजिट चाहिए। आपने बोला ये वाला एक दे देता हूं मैं, एक ये फेस पे हो जाएगा, ठीक है, एक ये वाले फेस पे हो जाएगा और ये दूसरे वाले नीचे वाले फेस पे होगा, ऐसा नहीं चलेगा। ओके, सिर्फ एंड फेसेस या फिर अपोजिट फेसेस पे होना चाहिए। क्लियर सबको? ध्रुवी, विदुषी, क्या नाम था, सॉरी, यस, साची, ओके, ठीक, डन, ओके, चलो लिख लिया ये सब कुछ। तो ये हुआ आपका एंड सेंटर्ड एंड फेस सेंटर्ड। फिर हम थोड़ा यहाँ पे कुछ जेई में कैसे प्रॉब्लम्स आते हैं इसके ऊपर, हाँ, क्या होता है, तो एक बार एक क्यूब ले लेते हैं, बढ़िया सा क्यूब। कहाँ पे है? अच्छा हुआ बना हुआ, बनाना पड़ेगा यार। एक तो इसमें है ना लाइंस ठीक से ड्रॉ क्यों नहीं हो रही है मुझे पता नहीं है। चलो ठीक है, तो एक क्यूब बना देता हूँ मैं पहले, अच्छा आना चाहिए इस बार। अरे यार ये बहुत गड़बड़ सॉफ्टवेयर है। बस सॉलिड स्टेट में क्या चाहिए, तो बस एक अच्छा सा क्यूब बनना चाहिए आपका, ठीक है। इसी क्यूब को हम क्या करेंगे इसके बाद यूज करेंगे कॉपी पेस्ट करके। कल मेरा पूरा लैपटॉप है ना, पूरा डिस्क मैंने चेंज किया, तो उसके वजह से क्या हुआ, जो मेरा डाटा था अभी टाइम लगेगा उसको निकालने में। चलो ठीक है, मान लो क्यूब है ये, मैंने मेरे से जैसा बन पड़ा वो तो किया मैंने, ठीक है। तो व्हाट इज दैट, यहाँ पे एक क्यूब है हमारे पास। अब ये क्यूब में मान लो इसका नाम लिख लेते हैं CUB, क्यूब है ये। अब क्यूब में कॉर्नर्स कितने होते हैं? कॉर्नर्स कितने होते हैं एक क्यूब में? एक क्यूब में कॉर्नर्स कितने होते हैं? 8 कॉर्नर्स, 8 कॉर्नर्स, यस। कहाँ पे वो कैलकुलेट किए थे हमने, जो मैं डॉट बना रहा हूँ देखो यहाँ पे 1 2 3 4 4 ऊपर है, 4 है, ओके, 1 2 3 4 8 कॉर्नर्स होते हैं, ठीक है। हमें लगेंगे फेसेस, फेसेस कितने होते हैं? फेसेस कितने होते हैं? अभी हमने देखा था फेसेस,
ऐसे अगर हॉरिजॉन्टली 6 फेसेस होते हैं, 6 फेसेस होते हैं। किसी को कोई डाउट है इसमें? 6 फेसेस होते हैं। फेसेस पे मैं पॉइंट बना लेता हूँ। ये एक फेस है, ओके। ये पीछे वाला एक स्क्वायर है, वो दूसरा फेस है। ये यहाँ पे बाजू में एक फेस है, ये तीसरा है। यहाँ पे ये जो स्क्वायर है जो सामने की तरफ आ रहा है, दैट इज वन। एक नीचे है और एक ऊपर है। इस प्रकार हमारे पास 6 फेसेस होते हैं, ठीक है। हाउ मेनी एजेस आर देयर? हाउ मेनी एजेस आर देयर? एजेस कितने हैं? एजेस हमारे पास होते हैं, यस, करेक्ट करेक्ट, ऑल ऑफ यू। 12 एजेस होते हैं। तो 12 एजेस 1, एजेस गिन लो यहाँ पे, लाइंस गिन लो यहाँ पे, टोटल कितने हैं? तो यस, देयर आर 12 टोटल एजेस है, ठीक है। अब यहाँ पे हम हर एक एटम का इस सेल के लिए कंट्रीब्यूशन कितना होगा, ओके। कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच पार्टिकल, ईच, अब एटम भी बोल सकते हो, मॉलिक्यूल भी बोल सकते हैं, ईच कॉन्स्टिट्यूएंट, अब ये वर्ड बहुत बड़ा है तो आप एटम बोल लो। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल इन यूनिट सेल में कितना पार्टिसिपेशन होगा, कंट्रीब्यूशन कितना है। मतलब यहाँ पे एक एटम प्रेजेंट है, ठीक है, मैंने यहाँ पे ऐसा सर्कल कर दिया। तो माय क्वेश्चन इज कि ये पूरा का पूरा उस यूनिट सेल में प्रेजेंट है? क्या ये पूरा उसी यूनिट सेल में प्रेजेंट है? नहीं ना। इसमें गिवन, यानी ये वाला यूनिट सेल, ऐसा मान लो कि कितने दूसरे यूनिट सेल को प्रेजेंट होगा। इसके बाजू में एक आएगा, इसके आगे एक आएगा, तो ये वाला आगे भी आ जाएगा। इसके ऊपर भी एक रहेगा, बराबर है। इसके पीछे भी एक, ये तो पीछे ही है ना, ओके। आप बाजू में होगा तो ये साइड में भी हो जाएगा। तो ये इस तरीके से अगर आप देखोगे पूरा, तो यहाँ पे इसका जो कंट्रीब्यूशन है, ये गिवन यूनिट सेल में सिर्फ कितना है? 1/8 है। क्योंकि ये जो क्यूब है, ये और बाजू में 8 को, मतलब एक क्यूब आगे लगा सकते हो, एक क्यूब बाजू में लगा सकते हो, एक क्यूब पीछे लगा सकते हो, एक क्यूब इस बाजू में लगा सकते हो, तो ऐसे 4 हो जाएंगे। और एज के ऊपर बीच बीच में एक एक क्यूब आ जाएगा। तो ऐसे टोटल 8 क्यूब इसके सराउंड हो सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि इसका जो कंट्रीब्यूशन रहेगा कॉर्नर वाले का, तो अगर ये कॉर्नर पे होता है, पहला आता है एट कॉर्नर पे होगा, तो इसका जो कंट्रीब्यूशन होगा ओनली 1/8, ओनली कितना होगा? 1/8 पार्टिकल, यस, ठीक है। समझ में आया 1/8 क्यों लिखा मैंने? क्योंकि कोई भी क्यूब ले लो, आजू बाजू में कितने आप क्यूब डाल सकते हो, तो टोटल ऊपर नीचे आजू बाजू, ठीक है, ऐसे टोटल हम 8 क्यूब लगा सकते हैं। तो दैट्स वाई एक कॉर्नर में अगर होता है तो इसका जो कंट्रीब्यूशन होगा दैट वन विल बी 1/8 पार्टिकल, ओके। सेकंड, अगर वही एटम आपके फेस सेंटर पे होगा, फेस सेंटर पे होगा, फेस सेंटर पे होगा, तो फेस सेंटर पर का कंट्रीब्यूशन कितना होगा? नहीं, 1/6 कैसे होगा? 1/6 कैसे होगा? अगर 1/6, ये देखो ना, आधा, अब यहाँ पे मैंने एक क्यूब लगा दिया, ठीक है, क्यूब की तरफ देखो, एक क्यूब लगा दिया। ये यहाँ पे जो एटम होगा, तो एक तो इसका जो, ये दूसरा एक क्यूब है यहाँ पे बैठेगा, आधा इस क्यूब में होगा, आधा इस क्यूब में होगा, बस। मतलब 50-50% होगा। मतलब एक यूनिट सेल में इसका कंट्रीब्यूशन कितना है? ओनली हाफ। तो ये क्या हो जाएगा? इसका फेस सेंटर पे हो जाएगा इसका 1/2, फेस सेंटर पे कंट्रीब्यूशन हो जाएगा 1/2। ठीक से लिखना पड़ेगा, यस, 1/2 और हाफ, ओके। एज पे अगर होता है तो थर्ड पॉइंट हो सकता है एज पे। एज पे होगा तो कितना हो सकता है? क्यूब के तरफ देखो, क्यूब एज के ऊपर, मतलब यहाँ पे मेरा अपना एटम यहाँ पे प्रेजेंट है, तो यहाँ पे ये जो एज है, ये एज कितने लोगों ने, कितने क्यूब्स ने कंट्रीब्यूट किया, या फिर इसके आगे पीछे कितने, इसके बाजू में एक है, ये खुद है, एक ऊपर होगा और ऊपर वाला बाजू वाला होगा। मतलब ये एज है, इसके बाजू में 4 ये सराउंड करेंगे। तो यहाँ पे एज का जो कंट्रीब्यूशन रहेगा दैट वन विल बी 1/4।
ये इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान में रखो 1/4। और इसके ऊपर कैसे क्वेश्चंस बनेंगे ये अभी हम सॉल्व करेंगे। 1/4 है। ओके, तो क्लियर, ये 3 पॉइंट्स जो है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स। अभी मैं प्रॉब्लम्स दूंगा आपको जेई लेवल के लिए, ठीक है। नाउ राइट डाउन द क्वेश्चन। अभी क्वेश्चन लिखो एक। A solid is formed by crystallization of a solid। कॉपी नहीं किया क्या? ठीक है, चलो 2 मिनट देता हूं मैं, कॉपी कर दो पहले, ठीक है, पहले वो इंपॉर्टेंट है। ये वाला कॉपी किया आपने, क्यूब, कॉर्नर्स कितने हैं, फेसेस कितने हैं, एजेस कितने हैं? Then copy this one, contribution of each constituent particle in unit cell। कॉर्नर पे होता है तो 1/8 होता है, फेस पे होगा तो 1/2 होगा, और एज पे होगा तो 1/4 होगा। These 3 are very important। चलो डन हो गया। A solid is formed by crystallization of X and Y elements। If X occupies corner of the cube, and Y occupies face center, and Y occupies face center, then find molecular formula of the cube। Then find molecular formula of the cube। ओके, इस टाइप का क्वेश्चन होगा। ऑप्शंस होंगे एक्स वाई, ऑप्शन होगा x3y, ऑप्शन होगा xy3, ऑप्शन होगा x2y3। ओके, सो दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। चलो लिख लिया, ऊपर का लिख लिया सबने, ऊपर का लिख लिया। देन चेक दिस क्वेश्चन, क्या है तो क्या आप सॉल्व कर सकते हो इसको खुद से? क्या है दिया, क्या है? चलो मैं सॉल्व कर देता हूँ आपके लिए। सॉलिड इज फॉर्म्ड बाय क्रिस्टलाइजेशन ऑफ एक्स एंड वाई। एक्स और वाई आइटम्स है आपके पास अलग अलग। एक्स ऑक्युपाइज, एक्स कहाँ पे है? ओनली कॉर्नर। एक्स ऑक्युपाइज द कॉर्नर ऑफ द क्यूब, एक्स ऑक्युपाइज द कॉर्नर ऑफ द क्यूब। हमारे पास कॉर्नर क्या है?
8 कॉर्नर होते हैं, तो x का कंट्रीब्यूशन कितना होगा, कितने टोटल x होंगे, एक यूनिट सेल में x कितने होंगे, 8 होंगे, और ईच का कंट्रीब्यूशन होगा 1/8। अब ये क्या किया मैंने, क्योंकि हमारे पास कॉर्नर्स कितने हैं, कॉर्नर्स कितने हैं, नंबर ऑफ कॉर्नर्स 8 होते हैं, नंबर ऑफ कॉर्नर्स, x कहाँ पे प्रेजेंट है, कॉर्नर्स पे प्रेजेंट है। 1/8 क्यों किया, इट इज द कंट्रीब्यूशन एट कॉर्नर, इसका कंट्रीब्यूशन कॉर्नर पे कितना होगा, कंट्रीब्यूशन एट कॉर्नर, तो 8 इंटू 1/8 कितना हो जाएगा, तो x का कंट्रीब्यूशन हो जाएगा 1। मतलब यूनिट सेल में, पूरे यूनिट सेल में आपका x कितना प्रेजेंट है, तो 1। ओके, why 8 into 1/8, why 8 into 1/8, वेरी गुड सचिन। ओके, why 8 into 1/8, क्यों, क्योंकि 8 is the number of corners and 1/8 is the contribution। yes, कार्तिक करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट वन, नेक्स्ट वन, y का कंट्रीब्यूशन कितना होगा, y को क्या बोला है, ऑक्युपाइज द फेसेस ऑफ द क्यूब, हर एक फेस को इसने कंट्रीब्यूट किया। अपने पास फेसेस कितने हैं, अपने पास फेसेस कितने हैं, फेसेस है हमारे पास, बोलो, आपके पास एक ही फेस है, क्यूब में कितने फेसेस हैं, क्यूब में कितने फेसेस हैं, 6 फेसेस हैं। ओके, फेस का कंट्रीब्यूशन कितना है, फेस का कंट्रीब्यूशन कितना है, 1/2, हर एक फेस का कंट्रीब्यूशन है 2, तो ये आ जाएगा 3, मतलब x कितना हुआ 1, और x हुआ 1, और y हुआ 3, तो मॉलिक्यूलर फार्मूला बन गया XY3। यस, सी इज द करेक्ट आंसर, हो गया। यस यस, इस तरीके से आपको ये सवाल आते हैं, जेई यानी जेई में भी आते हैं, नीट में भी आते हैं। यस, वेरी गुड वेरी गुड। तो इस तरीके से ये सवाल बनते हैं, एक दो इस तरीके के क्वेश्चंस लेंगे हम आज के क्लास में, और नेक्स्ट वाली चीजें हम देखेंगे। चलो, तो और एक क्वेश्चन ले लो, ऊपर वाला ही क्वेश्चन है। चलो, सेकंड क्वेश्चन में सेम बाकी मत चीजें करो, हम डायरेक्टली मैं बोल देता हूँ, एक्स प्रेजेंट at each corner and y present at each edge, y present at each edge। okay, what will be the molecular formula? अब डायरेक्टली ऑप्शन वगैरह नहीं दूंगा मैं, तो x कितना है हमारा, x कितना होगा, 8 इंटू 1/8 इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। y कितना हो जाएगा, एज पे है, हर एक एज पे है, एज एजेस कितने हमारे पास, टोटल एजेस कितने हैं, 12 एजेस हैं, और हर एक एज के ऊपर कंट्रीब्यूशन कितना आ जाएगा, हर एक एज के ऊपर कंट्रीब्यूशन कितना आ जाएगा, 1/4 आ जाएगा। मतलब यहाँ पे भी 3 ही आ रहा है, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला यहाँ पे भी XY3 होगा। यस, XY3 पे होगा। यस, दैट इज करेक्ट। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देता हूँ। आपके पास अब तीन एटम्स दूंगा मैं, 3 कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स दूंगा, ए बी एंड सी। ठीक है, तो सॉलिड कॉन्स्टिट्यूट, देखो अब तीसरा वाला एग्जांपल इंपॉर्टेंट होगा, देखो ठीक से। ए occupies corner of the cube, each corner of the cube, but one corner is missing। देखो यहाँ पे इसने थोड़ा ऐसा ट्विस्ट कर दिया, but one corner is missing, but one corner is missing, एक कॉर्नर मिस हुआ है। ठीक है, बी ऑक्युपाइज फेसेस, ऐसा ही है, यानी इसने कॉम्प्लिकेटेड किया, ट्रिकी क्वेश्चन पूछा है। बी ऑक्युपाइज फेस सेंटर, बी ऑक्युपाइज फेस सेंटर, but 2 faces are missing, but 2 faces are missing। ठीक है, and C occupies body center,
and C occupies body center. बॉडी सेंटर हो गया, यहाँ पे कोई एक ही बॉडी सेंटर होता है. तो देयर इज, सो व्हाट इज द मॉलिक्यूलर फार्मूला? मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू व्हाट? चलो सॉल्व करो. चलिए ठीक है. ए ऑक्युपाइज ईच कॉर्नर, बट एक कॉर्नर मिसिंग हुआ है. बी ऑक्युपाइज फेस सेंटर, बट 2 फेसेस मिसिंग है. और सी ऑक्युपाइज बॉडी सेंटर. बॉडी सेंटर पे क्या है? बॉडी सेंटर में कंट्रीब्यूशन कितना होगा? चलो ये वाला क्वेश्चन का आंसर दो मुझे कमेंट में. बॉडी सेंटर का कंट्रीब्यूशन कितना होगा? यस, बॉडी सेंटर का कंट्रीब्यूशन होगा आपका एक ही होगा, एक ही होगा. यस, ओनली वन. पूरा है ना, ये क्यूब के पूरे बॉडी में एक ही होगा ना. ये क्यूब में जो बॉडी सेंटर होता है, ये पूरे का पूरा एटम जो होगा ये अंदर है इस मॉलिक्यूल में. तो ये बॉडी सेंटर में पूरा कंट्रीब्यूशन 1 होता है. चलो ए का कंट्रीब्यूशन कितना है? चलो बोलो ए का कंट्रीब्यूशन कितना है? 8 into 1/8, बट 1 फेस इज मिसिंग, तो हम लिखेंगे 7 into 1/8. यस. बी का कंट्रीब्यूशन कितना होगा? फेस है, कितने फेसेस है हमारे पास? टोटल फेसेस कितने हैं हमारे पास? 6 फेसेस है. और कंट्रीब्यूशन कितना होता है फेस का? हाफ होता है. बट इनमें से कितने मिसिंग है? मिसिंग कितने हैं इसमें से? बट 2 फेसेस आर मिसिंग, मतलब यहाँ 4 लिखेंगे हम. ठीक है, मतलब यहाँ पे आ जाए, ये ऊपर वाला 7/8 हो जाएगा, ये हो जाएगा 4, मतलब यहाँ पे 2 हो जाएगा ना. यस. और सी का 1 कंट्रीब्यूशन. तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आना चाहिए ए 7/8, बी 2 और सी 1. तो ऐसा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखते हैं क्या? हम नहीं लिखते हैं. तो हम क्या करेंगे? इसको मल्टीप्लाई बाय 8 कर देंगे. ऐसा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फ्रैक्शन में नहीं लिखते हैं. ओके, ऐसा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला नहीं लिखेंगे. तो इसको फ्रैक्शन हटाने के लिए मल्टीप्लाई बाय 8 कर दो, तो इंटू 8 कर दो आप. ओके, तो ए हो जाएगा आपका 7, बी हो जाएगा 2 into 8 16 हो जाएगा यहाँ पे, और सी हो जाएगा आपका 8. तो दिस इज योर फाइनल आंसर. हो गया. यस, A7, B16, C8. यस, कितने लोगों ने आंसर दिया है हमें? वेरी गुड. अच्छा, ये फ्रैक्शन वाला नहीं चाहिए था मुझे. यस, देखता हूँ मैं. दिए आंसर, प्रियांशु ने दिया है करेक्ट. ऊपर दिया है क्या किसी ने? अच्छा, श्रेया ने किया है, बट फ्रैक्शन में निकाल रहा था. A7, हाँ, आदित्य शाह. यस, वेरी गुड, करेक्ट. और एनीबॉडी एल्स इससे पहले किसी ने किया है? अच्छा, आदित्य शाह ने किया था सबसे पहले. ओके, ठीक है, वेरी गुड. तो गॉट इट, समझ में आ गया. ये इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन को सॉल्व करना है. यस, वेरी गुड. देन चलो 1-2 क्वेश्चन होमवर्क के लिए दे दो. एंड होमवर्क में आज आपको टेबल भी बनाना है. एंड दिस 2 क्वेश्चंस आई एम गिविंग, आप जल्दी से सॉल्व कर सकते हो, अभी भी सॉल्व कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. बट होमवर्क के लिए मैं देता हूँ 2 क्वेश्चंस. ठीक है, इसमें कोई डाउट है तो पूछ दो एक बार, और इसके ऊपर बेस्ट 2 क्वेश्चंस ले लो होमवर्क के लिए. एंड देन विल स्टॉप टुडेस क्लास. ठीक है, तो नेक्स्ट 1 2 3 थर्ड प्रॉब्लम है ना ये शायद आज का? नहीं, फोर्थ है. ओके. Solid constitute of A, B, C elements. A occupies corner. A है कॉर्नर पे. डायरेक्ट शॉर्ट में क्वेश्चन लिखता हूँ, ज्यादा इधर उधर नहीं लिखेंगे बातें. B जो है, B occupies फेस सेंटर. B है फेस सेंटर पे. एंड देन C occupies बॉडी सेंटर. C occupies बॉडी सेंटर. BC मतलब बॉडी सेंटर. मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा? Molecular formula is what? Okay, this is question number 4. Then question number 5. All atoms along diagonal passing through. चलो wait. और कुछ है अच्छा क्वेश्चन? X occupies alternate corners
ऐसे एग्जांपल्स आते हैं, जेई में भी आते हैं, नीट में भी आते हैं। ओके, तो ध्यान देना है इनके लिए। X occupies alternate corner. Y occupies alternate face center. Occupies alternate word यूज किया है इसने, alternate face center and Z occupies H center. Z occupies alternate H center. Okay, then what is the molecular formula of the compound? ठीक है, यस, किसके लिए है? नमन प्रियांशु, A3B, okay, very good. B3C, प्रियांशु हमें, ओके, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है, यस, करेक्ट है, आंसर दिए है। अच्छा, कार्तिक, नमन, प्रियांशु, अमेय, कशिश, कुंज, यस करेक्ट है, श्रिया, रिद्धि, मृदुल, यस वेरी गुड। AB3C, AB3C, चेक कर लो एक बार, क्या यही आ रहा है सबका आंसर? तो आपके लिए आंसर की है, जिनको नहीं आया एक बार पढ़ लो ऊपर का जो भी लिखा है हमने। ओके, ये आंसर आना चाहिए। ओके, वेरी गुड, ठीक है। और इसका आंसर आया है किसी का? ट्राई करो, आई एम नॉट गोइंग टू गिव द आंसर, बट ट्राई करो आप, ठीक है। बाद में कल हम टाइप ऑफ यूनिट सेल और पढ़ेंगे, ब्रेवियस लैटिस वगैरह पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट पार्ट, ठीक है। तो चलो आज का क्लास हम यहीं पे खत्म करते हैं। नमन, चलो ठीक है, नो प्रॉब्लम, प्लीज सी स्लाइड फॉर क्लासिफिकेशन। चलो ठीक है, और अच्छा बनाए तो मुझे भी भेज दो। अच्छा, मेरा नंबर वगैरह नहीं होगा, ठीक है। चलो आप ये बनाओ, मगर जो मैंने टेबल बनाया था ना, जो टेबल बोला था, वो टेबल भी बनाओ और ये वाले प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करो। चलो ठीक है, बहुत सारे ने ये भी श्रिया XY3Z3, ओके, चेक करो, ठीक है, वेरी गुड। चलो, तो विद दिस आई एम गोइंग टू स्टॉप हियर, बाय बाय। आई विल चेक टुमारो, देखता हूँ किसका, क्योंकि अलग अलग आंसर है। प्रिया इज सेइंग X3Z5, चलो कल देखते हैं XY3Z2, चलो ठीक है, कल देखते हैं। सर प्लीज सी स्लाइड, कौन सी स्लाइड बताओ मोहम्मद, कौन सी स्लाइड देखनी है तुझे? चलो मैं भेज देता हूँ सर को, KGP सर को भेज देता हूँ। चलो ठीक है, बाय। कंट्रीब्यूशन का आ गया, चलो देख लो, PDF में देख लेना, ठीक है, मैं भेज देता हूँ। चलो बाय।